नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसे कि मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि मैंने कक्षा 9 का मैथ चालू किया है दोस्तों, जिसकी अगली वीडियो हमारी प्रश्नावली 1.2 यानी प्रश्नावली 1.2 है। हमारा अध्याय 1 है, कक्षा 9वीं। ठीक है दोस्तों, एनसीईआरटी पुस्तक से लिया है। यहाँ पर पहला सवाल दिया है, नीचे दी गई कथन, ये कथन दिए हुए हैं 3। नीचे दिए गए कथन सत्य है या फिर असत्य, आप अपना कारण के साथ इसका उत्तर दीजिए। चलिए, पहला सवाल दिया है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। अब दोस्तों, पहले आपको अपरिमेय संख्या जाननी होगी और वास्तविक संख्या जाननी होगी। तो मैं बताता हूं दोस्तों, वास्तविक संख्या जो होती है, वास्तविक संख्याओं में हमारी दो प्रकार की संख्याएं आती हैं। एक तो हमारी परिमेय संख्या होती है, ठीक है दोस्तों, और एक होती है हमारी अपरिमेय संख्या। ये दोनों प्रकार की संख्याएं किस संख्या में आती हैं? वास्तविक संख्याओं में। संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक काल्पनिक संख्याएं, एक वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं में भी उनका दो प्रकार होता है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। अब इसने पहले सवाल में ये कहा कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है कि नहीं। तो दोस्तों, जब वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय और परिमेय दोनों आती हैं, तो जाहिर है दोस्तों कि सारी अपरिमेय संख्या हमारी किस संख्याओं में आती होंगी? वास्तविक संख्याओं में आती होगी। ठीक है, यही प्रश्न था। और तो हम लिखेंगे यहाँ पर, यह कथन हमारा सत्य है। यह कथन हमारा कैसा है दोस्तों? सत्य है। और हमारा कारण क्या होगा? हम लिखेंगे कि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आती हैं, इसलिए यह कथन कैसा है? हमारा सत्य है। चलिए, अगला प्रश्न कहता है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु ऋण m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, क्या कहा इसने? संख्या रेखा का एक प्रत्येक बिंदु। तो पहले हमें जानना होगा कि संख्या रेखा कैसी होती है। तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों, संख्या रेखा कुछ इस प्रकार से होती है। यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से होती है दोस्तों। और पीछे होता है हमारा -1, -2, -3, -4। इस प्रकार से हमारी इसे बोलते हैं हम संख्या रेखा। अब संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु ऋण m के आकार का है, यानी ऋण m के आकार। और उसने बोला, अब मुझे बताओ दोस्तों, उसने कहा कि m एक प्राकृत संख्या है। तो आपको पता है कि प्राकृत संख्या कैसी होती है। तो मैंने इससे पिछली वाली वीडियो में बताया है कि प्राकृतिक संख्याएं हमारी 1 से चालू होती हैं और कहां तक होती है? अनंत तक। 1, 2, 3, 4, 5 ये सारी संख्याएं हमारी किस में आती हैं? हमारी प्राकृतिक संख्या में आती है। तो अब दोस्तों, यहाँ पर मैंने ऋण m के स्थान पर एक मान लिया, जो कि एक प्राकृतिक संख्या है। इसमें हम 2 भी मान सकते हैं, √3 भी मान सकते हैं, इस प्रकार से मान सकते हैं। लेकिन अब दोस्तों क्या हुआ, ये प्लस वाले तो सब इसमें आएंगे, लेकिन ये माइनस वाले हम इसमें नहीं लिख सकते दोस्तों। इसलिए ये हमारा जो कथन है वो कैसा होगा? असत्य होगा। क्योंकि दोस्तों, कारण क्या होगा? कारण होगा संख्या रेखाओं में प्लस और, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आती है। धनात्मक तो हम लिख सकते हैं, लेकिन हम ऋणात्मक तो उसमें नहीं लिख सकते। अगर यहाँ पर मैंने माइनस लगा दिया तो फिर हमारी ये काल्पनिक संख्याओं में बदल जाएंगी। तो इस प्रकार से ये था। चलिए, अब सवाल नंबर 3, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। इसका दोस्तों उल्टा है पहले का। उसने पूछा कि पूरी वास्तविक संख्या अपरिमेय होती है। ठीक है, कौन सी अपरिमेय होती है? पूरी वास्तविक संख्या। लेकिन इसने कहा कि पूरी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय होती है। तो हम कहेंगे कि दोस्तों, वास्तविक संख्याओं में वास्तविक संख्याओं में दो प्रकार की संख्याएं आती हैं। मैंने पहले बताया, एक होती है परिमेय संख्या और एक होती है अपरिमेय संख्या। पहले इसने पूछा था कि वास्तविक संख्या, पूरी वास्तविक संख्या, पूरी अपरिमेय संख्या, सॉरी दोस्तों, उसने पहले सवाल में पूछा था कि पूरी अपरिमेय संख्या वास्तविक है। तो हमने कहा था, जब पूरी अपरिमेय संख्या वास्तविक में आती है तो वास्तविक भी हो सकती है।
चलिए, लेकिन इसने कहा दोस्तों, क्या पूरी वास्तविक संख्या अपरिमेय है? पूरी वास्तविक संख्या अपरिमेय है तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में दोस्तों हमारी परिमेय और अपरिमेय आती हैं, तो यहाँ पर परिमेय भी तो होगी ना, तो ये कथन क्या होगा हमारा? असत्य। और हमारा कारण क्या होगा दोस्तों? कारण होगा वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या भी आती है। ठीक है, अगर ये यह कहता कि वास्तविक संख्या अपरिमेय और परिमेय होती है तो हम कह सकते दोस्तों कि हाँ हो सकती है, लेकिन इसने कहा कि पूरी वास्तविक संख्या क्या अपरिमेय है, तो हमने कहा दोस्तों अपरिमेय कहा, उसमें तो परिमेय भी होती है, तो यहाँ पर हमारा ये कथन क्या होगा? गलत होगा। यहाँ पहले प्रश्न के 3 प्रश्न थे इस प्रकार से, सत्य असत्य और उनके हमें क्या बताने थे कारण, तो इस प्रकार से आप नोट कर लीजिए, आगे अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए, हमारा अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 2, तो हमारा ये कहता है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल। अब दोस्तों मैंने आपको बता दिया पूर्णांक कैसे होते हैं, इसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं, तो इसने पूछा धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, अगर नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या। तो दोस्तों अब पहले हम चेक करेंगे कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं कि नहीं होते। जैसे मैंने लिखा √1, इसका वर्गमूल कितना होता है दोस्तों? 1। उसके बाद √2, उसके बाद √3, ठीक है, इस प्रकार से लिखते गए हम √4 तक आ गए, तो यहां तक तो सभी ठीक था, लेकिन √4 का वर्गमूल होता है दोस्तों 2, और ये 2 बटे में मैंने 1 मान लिया, तो ये हो गया 2/1। अब ये दोस्तों परिमेय संख्या होती है, तो हमारा कथन क्या है? वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो नहीं भैया, अपरिमेय नहीं, परिमेय होते हैं। इस तीनों को छोड़कर बाकी के सब क्या होंगे? 4 के बाद 8, 8 के बाद दोस्तों 10, तो ये सब क्या होते हैं? वर्गमूल परिमेय होते हैं, तो पूरे तो नहीं होते अपरिमेय, कुछ अपरिमेय होते होंगे और कुछ परिमेय होते होंगे, तो हमारा कथन कैसा है? हमारा कथन होगा असत्य। क्यों? तो कारण क्या होगा? कारण दोस्तों कारण क्या होगा? उसने उदाहरण पूछा था, उदाहरण, तो उदाहरण देते हैं हम। उदाहरण, एक ऐसी संख्या का उदाहरण दीजिए जिसका वर्गमूल क्या हो? परिमेय संख्या हो। तो भैया √4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 के बटे में हम 1 मान सकते हैं, और ये हो गया हमारा p/q के रूप में, यानी कि परिमेय संख्या। कर सकते हो दोस्तों, यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, इतना आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न यानी प्रश्न, तो चलिए हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, इस प्रश्नावली 1.2 का आखिरी यानी अंत वाला सवाल। इस ये कुछ अलग ही दिया है दोस्तों, यहाँ पर दिखाइए संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। अब संख्या रेखा तो पता होना चाहिए पहले, तभी तो हम √5 को निरूपित करेंगे। तो संख्या रेखा आपको दोस्तों, संख्या रेखा कैसी होती है मैं आपको यहाँ पर पहले भी बता चुका, अब भी। यहाँ पर 0 होता है और 1 सेंटीमीटर के अंदर हमारा 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अभी 1 सेंटीमीटर से कम या ज्यादा होगा, लेकिन आप चांदे से बनाओगे, स्केल से बनाओगे तो सही बनेगा। उसके बाद इधर होता है दोस्तों माइनस वाले, तो -1, -2, -3, -4 और -4। इस प्रकार से इधर भी अनंत तक और इधर भी अनंत तक, ठीक है। हमें इस रेखा पर हमें क्या करना है? √5 को निरूपित करना है। तो सबसे पहले इस पर क्या करोगे आप? पहले सबसे पहले इस 2 पर, ठीक है, क्या पर? इस 2 पर आप एक 90 रेखा, एक 90 डिग्री का कोण बनाओगे सीधा, ठीक है। मेरा इधर उधर बन गया होगा तो आप स्केल से बना लियो, ठीक है, 2 पर, ठीक है। और इस 0 से एक इधर कर्ण खींचोगे, ठीक है। अब यहां से दोस्तों 0 से लेकर 2 तक इसकी लंबाई कितनी होगी? तो इसकी होगी 2, और ये हमारे पास दिया था √5, ठीक है। यहां से इसको देखोगे दोस्तों, यहां पर एक कितना होगा? 1। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे? हल, फॉर्मूला होता है समकोण त्रिभुज का कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही होता है दोस्तों।
तो यहाँ पर कर्ण का वर्ग हमें दिया नहीं है, कर्ण का वर्ग आधार दिया हुआ है हमारे पास 2, तो इसका वर्ग करेंगे प्लस क्या दिया है दोस्तों, आधार दिया है हमारे पास, आधार कितना दिया है हमारे पास 2, और लंब कितना दिया हुआ है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास लंब दिया हुआ है 1, तो 1 का वर्ग करेंगे, इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं आधार। दोस्तों मैंने उल्टा कर लिया, यहाँ पे ये ऐसे आता, ठीक है, तो यहाँ पर कर लेते हैं अपन सही। यहाँ पर लंब कितना दिया है, तो लंब दिया है 1, तो 1 का वर्ग प्लस आधार दिया है मेरे पास 2, तो 2 का वर्ग। यहाँ पर कर्ण का वर्ग बराबर 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग कितना होता है 4। यहाँ पर कर्ण का वर्ग बराबर कितना होगा 5, और जब हमें कर्ण निकालना है, ये वाला मान निकालना है, तो फिर ये वर्ग कहाँ जाएगा, तो ये जाएगा दोस्तों √5 में। तो ये हमने सिद्ध कर लिया कि यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 मानने से हमारा क्या होगा, √5 कर्ण निकल के आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो यहीं तक थी दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, जिससे आगे की वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। और मैंने आपको वादा किया है, मैं आपको फ्री में पूरा गणित कराऊंगा 9th का। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए।